गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था अक्ष रेखा पर एक्सियल लाइन पर पढ़ा था ऑन एक्सियल लाइन, और आज अपन लोग पढ़ेंगे इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी कैलकुलेशन आज अपने को करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, ये दे रखा है -q और ये दे रखा अपने पास +q। मैं इसको लिख देता हूँ पॉइंट A और इसको लिख देता हूँ पॉइंट B। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास दे रखी वो दे रखी है हमारे पास कितनी, स्मॉल d। ठीक है, और ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट दे रखा है। इस सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे अपन बोलते हैं निरक्ष रेखा। तो ये तो होती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा और ये होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा या इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वाटोरियल लाइन होती है। इस इक्वाटोरियल लाइन पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान के चलते हैं इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर फाइंड आउट करनी है। तो इसके सेंटर पॉइंट O से इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ स्मॉल r। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लेता हूँ मैं, स्मॉल r मान लेता हूँ। क्लियर है? अब देखो, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने चार्जेस के कारण से, कितने आवेशों के कारण से उत्पन्न होगी। तो एक तो उत्पन्न होगी +q आवेश के कारण से और एक उत्पन्न होगी -q आवेश के कारण से। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। और मैं इसको लिख देता हूँ +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E1। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्जेज में अंदर की तरफ होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ वेक्टर E2 से। तो पहले तो इस बात को क्लियर करो, +q के कारण तो बोलो किधर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ हो गया। -q के कारण किधर की तरफ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। इसको मैंने लिख दिया वेक्टर E1 से और इसको लिख दिया मैंने वेक्टर E2 से। अब एक बताओ, पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखेंगे इस चार्जेस के कारण निकालोगे तो 1/4πε0 q/ ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, bp, तो bp का स्क्वायर। और इसके कारण निकालोगे तो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड तो इसका कितना रहेगा, q रहेगा, और दूरी हो गई AP²। मतलब इसमें तो है BP² और इसमें है AP²। और डायग्राम में देखो AP और BP की जो वैल्यू है, AP और BP इन दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 जो होगा, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपके पास सेम होंगे, परिमाण समान होगा। केवल इनकी दिशा क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम के साइड में कि मोड ऑफ वेक्टर E1 और मोड ऑफ वेक्टर E2, मतलब E1 और E2 के जो परिमाण होंगे वो मैं समान मान रहा हूँ, किसके बराबर मान रहा हूँ, E के बराबर मान रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो, यदि ये एंगल मेरे पास थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। अब मैं वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के फैक्टर कर रहा हूँ। देखोगे वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के फैक्टर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये संगत कोण हमारे पास, ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। और ये देखो जेड शेप बन रही है, एकांतर कोण आपके पास, ये भी एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। तो वेक्टर E1 के कंपोनेंट करो वेक्टर E1 के। अगर वेक्टर E1 का कंपोनेंट करा तो ये हो गया हमारे पास E1 cos थीटा और ये हमारे पास हो गया E1 sin थीटा। क्लियर? E1 के कंपोनेंट करोगे तो ये हो गया E1 cos थीटा और ऊपर हो गया E1 sin थीटा।
ऐसे ही E2 के कंपोनेंट करोगे तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गया E2 cos थीटा और ये हमारे पास हो गया E2 sin थीटा। ये हमारे पास हो गया E2 sin थीटा। क्लियर है? दोबारा देखो, E1 के कंपोनेंट करें तो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो वाला क्या होता है? कॉस होता है। और दूसरी अक्ष हमारे पास कौन सी होती है? साइन वाली। तो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 के करें तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो पहले। इसका डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कल मैंने बताया था। देखो, प्लस क्यू के कारण वेक्टर E1, माइनस क्यू के कारण वेक्टर E2। नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल थीटा दे रखें, E1 के फैक्टर कर दिए और E2 के फैक्टर कर दिए। अब हम देखेंगे E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है और E2 sin थीटा नीचे की तरफ है। तो E1 और E2 के तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये परिमाण। तो E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। दोनों के परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये निरस्त कर देंगे। और इधर देखोगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनको अपन जोड़ देंगे। तो हमारे पास परिणामी जो दिशा आएगी, परिणामी दिशा इधर की तरफ आएगी। इसका मतलब ऐसे चल रहे हैं, V से A की तरफ आएगी। इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब V से किधर की तरफ आएगी? A की तरफ डायरेक्शन आएगी। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बोलो। दोबारा देखो, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में क्या है? समान, दिशा विपरीत है, निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? स्मॉल d। इसकी निरक्ष रेखा पर, मतलब इक्वाटोरियल लाइन पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P लेते हैं। प्लस q के कारण और माइनस q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परिमाण में समान होंगे, लेकिन दिशा क्या है? भिन्न भिन्न। जिन्हें अपन घटकों में वियोजित करने पर इनके फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये वाले फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल फैक्टर, क्षैतिज घटक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो अपन ये कहें E रिजल्टेंट या E निरक्ष या E इक्वाटोरियल, कुछ भी लिखो, इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना हो गया? E। तो अपन लिख सकते हैं E निरक्ष या E इक्वाटोरियल इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2E cos थीटा। E निरक्ष इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा इज इक्वल टू 2E cos थीटा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण, किसी के कारण भी निकाल लो, प्लस Q के कारण निकाल लो या माइनस Q के कारण, क्योंकि दोनों आपके पास बराबर है। तो प्लस Q आवेश के कारण यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस स्मॉल q। इसके कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ से डिस्टेंस हो गई BP, तो Q अपॉन BP स्क्वायर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q अपॉन, बोलो कितना हो गया? BP स्क्वायर। क्लियर? अब BP की वैल्यू निकालता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ले लो POV, राइट एंगल ट्राइंगल POV, राइट एंगल ट्राइंगल POB। क्लियर है? इसमें अपन क्या करते हैं? BP की वैल्यू निकालते हैं। तो
तो ये वैल्यू तो दे रखी है आर, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है डी, और आधी करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा dy/2। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी दे रखी है, आधी करोगे तो कितना हो जाएगा dy/2। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं bp = √r² प्लस dy/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब d²/4। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको r² प्लस d²/4। ये जो अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी दे रखी है 1/2। अंडर रूट r² प्लस d²/4 दे रखा है। इस अंडर रूट को यदि मैं हटा देता हूँ तो पावर अपन कितनी लिख सकते हैं 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो ये तो मेरे पास bp की वैल्यू हुई। क्लियर है? ये r हुआ, ये आपके पास dy/2 हुआ, तो r² प्लस dy/2 का होल स्क्वायर, तो d²/4 अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो bp की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे रख देंगे। तो e की वैल्यू तो अपन ने लिख दी। एक cos थीटा और चाहिएगा मुझे। तो इसी ट्राइंगल के अंदर यदि मैं cos थीटा निकालूं, इसी ट्राइंगल के अंदर cos थीटा निकालूं, तो cos थीटा = क्या होता है आपके पास आधार बटे कर्ण। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो कितना हो गया d/2, हाइपोटेनियस कितना हो गया bp। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा = बेस d/2, हाइपोटेनियस bp। इसको लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 3, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? तो सबसे पहले इक्वेशन 2 और 4 से वैल्यू रखेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में। e की वैल्यू लिखेंगे, cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और फिर bp की वैल्यू अपन इनके अंदर पुट करेंगे। तो अपन क्या कहते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। समीकरण 2 और 4 से मान अपन किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो बोलो E निरक्ष = 1/4πε0 ठीक है, पहले तो 2 आएगा, ये 2, फिर E की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 q/bp², और फिर cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे d/2/bp। क्लियर? यहाँ पे देखोगे 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं अपन E निरक्ष = E इक्वाटोरियल = 1/4πε0, इसको लिख देते हैं q × d अपॉन bp² और bp टोटल क्या लिख सकते हैं bp³। क्या लिख सकते हैं bp³। तो q × d को क्या मैं p से डिनोट कर सकता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = बोलो क्या q × d। तो q × d को मैं रिप्लेस कर देता हूँ p से। तो ये हो गया E इक्वाटोरियल = 1/4πε0, इसको लिख देते हैं p/bp³, और bp की वैल्यू पुट करोगे तो bp की वैल्यू देखो कितनी है, r² प्लस d²/4 की पावर कितना है 1/2। तो इसकी पावर 3 करोगे तो इसकी पावर 3 करते ही ये कितना हो जाएगा 3/2। तो अपन इक्वेशन 3 से यदि वैल्यू पुट करें तो E निरक्ष = ये मेरे पास आएगा 1/4πε0 p/r² प्लस d²/4 की पावर, अपन इसको लिख देते हैं 3/2। E निरक्ष = 1/4πε0 p/r² प्लस d²/4 की पावर, बोलो कितना हो गया 3/2। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत? अब कल की तरह वही कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये स्मॉल d बहुत कम होती है। तो इफ़ r इज़ ग्रेटर देन स्मॉल d, यदि r की वैल्यू d के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है तो इस d की वैल्यू को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और इस d की वैल्यू को यदि मैंने नेगलेक्ट किया
तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, ये अपने पास हो गया, बोलो कितना, आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की अपन ने, ई निरक्ष इज इक्वल टू, बोलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास हो गया पी अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी पावर बोलो कितना हो गया, 3/2। तो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो ई निरक्ष इज इक्वल टू, या ई इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन बोलो कितना हो गया, आर क्यूब। ये मेरे पास इक्वाटोरियल लाइन पर या निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ई निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन बोलो कितना, आर क्यूब। क्लियर है। अगर मैं इसका सदिश निरूपण करूं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूं, तो सदिश निरूपण कैसे करूंगा? देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, इस तरीके से होगी, और रिजल्टेंट हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बी से ए की तरफ। इसलिए जब भी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करूंगा तो ई वेक्टर निरक्ष इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब, लेकिन इसके साथ मैं किसका सिंबल लगाऊंगा, माइनस का सिंबल लगाऊंगा। कोई पूछे यहाँ नेगेटिव सिंबल क्यों लगाया, तो नेगेटिव सिंबल इस कारण लगाया क्योंकि निरक्ष रेखा पर इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होने के कारण अपन ने क्या सिंबल लगाया, माइनस का। और कल ध्यान है अपन ने जब अक्ष रेखा पर निकाला था तो अपन ने प्लस का सिंबल लगाया था, उसका रीजन है दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में थी। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, ई अक्ष जो निकाला था आपने, क्या फॉर्मूला निकाला था, ध्यान है, ई अक्ष इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला निकाला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। इसका तो p अपॉन आर क्यूब और इसका 2p अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब यदि 2 को मैं आगे ले लेता हूं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, ई निरक्ष। तो इट मीन्स यदि इक्वल डिस्टेंस या समान दूरी पर अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीच में संबंध पूछें, द रिलेशन ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रिलेशन इज ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष। मतलब अक्ष रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगनी होती है। एक नंबर में इसका रेशो भी पूछा जा सकता है। तो ई निरक्ष को यदि मैं नीचे लेके आता हूँ तो ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष ये कितना हो जाएगा, 2/1। तो कितना रेशो हो जाएगा, 2:1। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमें निरक्ष रेखा पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन इसका डायग्राम है प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण। कल तो विपरीत डायरेक्शन में थे, यहाँ लेकिन अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए अपन ने फैक्टर किए। और जैसे ही मैंने इसके घटक निकाले तो ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद ये 2e cos थीटा है। ई की वैल्यू निकाल दी, cos थीटा की वैल्यू, देन वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये मेरे पास रिलेशन आया है। ये तो है वेक्टर फॉर्म। ध्यान रखना है, एक नंबर में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाए, अगर किसी बच्चे ने यहाँ प्लस का सिंबल लगा दिया, गलत है आपके पास आंसर। एक नंबर का यदि पूछा तो आपको 0 नंबर ही मिलेंगे। एक्सियल लाइन में आपको प्लस लगाना है, और इसमें आपके पास निरक्ष रेखा पर या इक्वाटोरियल लाइन पे किसका सिंबल लगाना है, माइनस का। ऐसा नहीं है मैं वैसे ही कह रहा हूँ आपसे, हर चीज़ मैंने क्लियर की है। वहाँ प्लस क्यों लगाया और यहाँ माइनस क्यों लगाया? यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। अपोजिट डायरेक्शन हो गए, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, इसलिए हमने किसका सिंबल लगाया, माइनस का सिंबल लगाया। क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसमें लास्ट, और थ्योरेटिकल पोर्शन आपके पास इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दे रखा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र में
यदि विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है या टॉर्क लगता है। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field. In uniform electric field. Clear? It means एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल व बल आघूर्ण ये लास्ट टॉपिक है आपके पास, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कितना तो फोर्स लगता है और कितना आपके पास टॉर्क जनरेट होता है, ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। एक समान विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट किया जाता है वो अपन पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। इस तरीके से समांतर रेखाओं से इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिनोट कर देते हैं किससे, वेक्टर ई से। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता हूँ ऐसे किसी एंगल थीटा पर। इसको लिख देता हूँ मैं प्लस क्यू और इसको लिख देता हूँ माइनस क्यू और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लिख देता हूँ स्मॉल डी। ये पॉइंट लिख देता हूँ ए और ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं बी। पहले तो ये देख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, इसमें मैंने विद्युत द्विध्रुव को रखा जिसके प्रत्येक आवेश का मान कितना है, स्मॉल क्यू। आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। अब अगर मैं इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो मुझे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो बल ज्ञात करना है, एक बल आघूर्ण ज्ञात करना है। एक तो बल और एक बल आघूर्ण। अब देखो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मैं इसको लिख देता हूं वेक्टर F1 इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई। क्लियर है? और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण मैं इसको वेक्टर F2 से लिख देता हूं वेक्टर F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर ई। इस पर तो लगेगा क्यू वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि जब मैंने फोर्स के बारे में बात कराया था मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लाइन है, धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर हमेशा बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये तो विपरीत दिशा में और ये डायरेक्शन में। क्लियर? कोई दिक्कत? एक चीज़ बताओ, इस विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल काम कर रहे हैं? आपका आंसर होगा दो बल काम कर रहे हैं। तो एक तो चल रहा है इस डायरेक्शन में और एक चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पे परिणामी बल निकालते हैं। इसका मतलब यदि मैं इस पे परिणामी बल निकालता हूं, परिणामी बल, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितना होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होगा वेक्टर F इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो वेक्टर F इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया Q वेक्टर ई, ये हो गया माइनस के Q वेक्टर ई, और जब दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर है? तो एक चीज़ तो हमारे पास निकल गया। अब अगली चीज़ देखो, ये दोनों फोर्सेस ऐसे मैं अलग से बना देता हूँ। एक तो लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों की क्रिया रेखा एक्शन ऑफ लाइन
वो अलग अलग हैं। दोनों की क्रिया रेखा एक्शन ऑफ लाइन क्या है या लाइन ऑफ एक्शन आपके पास क्या है, अलग अलग है। और लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये ऑब्जेक्ट पर क्या उत्पन्न करेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जैसे अपन ने कहा किसी ढक्कन को घुमाते हैं, मैंने टॉर्क आपको पढ़ाया है 11वीं क्लास में, टॉर्क की बात करते हैं, ऐसे किसी ढक्कन को घुमाते हैं तो ऐसे फोर्स लगाया जाता है अंगूठे से इस डायरेक्शन में और इस फिंगर से इस डायरेक्शन में। गेट को खोला जाता है तब भी अपन इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स हमने लगाया इस तरीके से, और रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है या नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो एक फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में लगाया और एक फोर्स हम ऐसे लगा रहे, तो इसकी एक्शन ऑफ जो लाइन है या लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं है, अलग अलग रेखा पर उपस्थित है, इसलिए बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। और बल आघूर्ण का सूत्र अपन जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को अपन टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है। बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। इट मीन्स एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था, देखो अलग से और मैं बना देता हूँ, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये एक्शन ऑफ लाइन इसकी और इसकी एक्शन लाइन ये रही। ठीक है, अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये एंगल मेरे पास थीटा दे रखा है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल डी दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है मैंने ए, ये पॉइंट दे रखा है मैंने बी, और इस पॉइंट को लिख देता हूँ ओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, ओ बी, इसमें बना देता हूँ ये लो ओ, ये एंगल बोलो कितना, थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ओ बी की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकता हूँ क्या मैं ओ बी की वैल्यू, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ बी और हाइपोटेनियस कर्ण स्मॉल डी, तो ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल डी साइन थीटा, ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल डी साइन थीटा। ये लो वैल्यू निकाल दी ओ बी की, स्मॉल डी साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ टाउ इज इक्वल टू फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ओ बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ओ बी होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं ओ बी से डिनोट कर देता हूँ। तो टाउ इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ओ बी की वैल्यू हो गई स्मॉल डी साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, टाउ इज इक्वल टू, इसको लिख दिया क्यू स्मॉल डी ई साइन थीटा, स्मॉल क्यू स्मॉल डी और कैपिटल ई साइन थीटा को एक साथ लिख दिया, क्योंकि क्यू इंटू डी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसे अपन पी से लिखते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्लियर है, तो बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू अगर पूछे तो बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो गया पी ई साइन थीटा हमारे पास हो गया। और अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, इसका सदिश निरूपण करता हूँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो इसको लिखा जाता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्योंकि बल आघूर्ण सदिश राशि होती है और अक्षीय सदिश होता है। हमने 11वीं क्लास में पढ़े, दो तरीके के वेक्टर होते हैं, एक होता है एक्सियल वेक्टर और एक होता है पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। और बल आघूर्ण जो होता है वो कैसा सदिश होता है, अक्षीय सदिश होता है। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्लियर है, इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। देखो वेक्टर पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये तो हो गई वेक्टर पी की डायरेक्शन, ये हो गई वेक्टर ई की डायरेक्शन। अब बल आघूर्ण की जब दिशा निकालोगे तो फिंगर्स को घुमाओगे पी से ई की तरफ, तो P से E की तरफ घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ आया, मतलब माइनस जेड एक्सिस। क्या आया, माइनस जेड एक्सिस। तो हम जेड एक्सिस को, माइनस जेड एक्सिस को इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास वेक्टर टाउ इस डायरेक्शन को डिनोट, वैसे तो रियली में तो अंदर की तरफ है, लेकिन बनाऊंगा कैसे, अंदर की तरफ, इसलिए मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर देता हूँ।
क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? दोबारा देखो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मेरे पास हो गया क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, ओ बी हो गई। तो क्यू ई इंटू हमारे पास बोलो कितना, ओ बी। ओ बी की वैल्यू लेकर रख दी मैंने, डी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा। और वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब मैं कुछ स्पेशल कंडीशन इसके अंदर ले रहा हूँ, विशिष्ट स्थितियाँ। अगर मैं विशिष्ट स्थितियों की बात करूं तो सबसे पहले एंगल लेते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू मेरे पास हो गया पी ई साइन 0 डिग्री। और पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0। तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। और यदि थीटा इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो गया पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो टॉर्क हमारे पास लगेगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू बोलो कितना लगेगा, पी ई लगेगा। और यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखता हूँ मैं, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री। और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास बोलो कितना हुआ, 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका रियल मीन क्या है? अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका रियल मीन क्या है? जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे पास है कैप वाला, ये प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरीके से रखे हुए हैं, मतलब माइनस से प्लस की तरफ वेक्टर पी की डायरेक्शन, यही वेक्टर ई की डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमेशा स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, सबसे ज़्यादा स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, तो आपके पास आंसर होगा डायरेक्ट कितना, 0 डिग्री। लेकिन यदि मान के चलो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में रखा, तो इट मीन्स ये है हमारे पास, अब मैं कैसे रख रहा हूँ, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसको मैं पहले ऐसे रखा हुआ था इस वाले डायग्राम में, ये प्लस क्यू ऊपर, अब मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, देखना ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है ना। देख लो इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट। अब प्लस क्यू पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो कहलाती है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी कहलाती है, अनस्टेबल, अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अस्थायी साम्यावस्था। ध्यान रखना, अस्थायी साम्यावस्था के लिए तो थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। और स्थायी साम्यावस्था के लिए अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और दोनों ही कंडीशन के अंदर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है। और थीटा यदि 90 डिग्री हो, इट मीन्स है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है ऐसे रखा गया है, और इस तरीके से रखा गया है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास रखता है। एक क्वेश्चन और बना सकता हूँ मैं, अगर ये यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र ना होकर असमान विद्युत क्षेत्र होता, एक समान विद्युत क्षेत्र ना होकर ये असमान विद्युत क्षेत्र होता, कैसे, इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ पे मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देता, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और मैं ऐसे मानता कि इधर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर है E2, ठीक है। तो एक चीज़ बता, इस पर फोर्स लगता QE1 और इस पर लगता आपके पास बोलो कितना, माइनस के QE2, दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है।
इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो दोनों को जब घटाओगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जनरेट होगा, बल उत्पन्न होगा। बल उत्पन्न होगा, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए बल आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। तो यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म असमान विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, तो क्या उत्पन्न होगा? बल भी उत्पन्न होगा। और क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। क्लियर है? लेकिन यदि हमारे पास एक समान दे रखा है तो बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और केवल हमारे पास क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या टाउ इज इक्वल टू कितना उत्पन्न होगा? पी ई साइन थीटा। तो थ्योरेटिकली आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।